राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हमारी प्राचीन इतिहास की क्लास है और आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि इनसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन बना, अभी पैट का पेपर हुआ वहां भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। किस तरीके से यहाँ से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो हमसे एग्जाम में नॉर्मली होते नहीं है। और सिंधु सभ्यता मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि शायद आपने पहले ऐसे कभी ना ही पढ़ी हो, और क्लास होने के बाद आप कमेंट में मुझे लिख के जरूर बता देना कि आपने ऐसे कभी पहले पढ़ी थी या नहीं। ठीक है, 3 क्लासों में हमारे प्राचीन इतिहास कंप्लीट होगा, एंशिएंट हिस्ट्री। आज की क्लास, इससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम बौद्ध धर्म से लेके गुप्त वंश तक पढ़ेंगे, और फिर गुप्त वंश से लेके चोल वंश तक हम उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और आजकल किस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता के चलूंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसका दूसरा नाम हो जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जो सबसे पहला स्थान खुदाई में खोदा गया वो हड़प्पा खोदा गया, जो कि पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है और डायरेक्ट आजकल एग्जामों में आ रहा है वो ये है, भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था। पहला क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जामों में इस टाइम आ रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पेपर सेट लगा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। पुरातत्व मतलब जो हम खुदाई वगैरह कर रहे हैं, जिससे सभ्यताएं मिल रही हैं, ये किसके टाइम पे विभाग विकसित हुआ था? ये अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पे विभाग विकसित हुआ था, तो इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो स्थान अब मिल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, वो हमें खुदाई में ही मिल रहे हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब इस सभ्यता में कांसा बहुत ज्यादा उत्पादित होता था और कांस्य युगीन सभ्यता ये थी। कांसा किस किस से मिलके बना होता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और आजकल डायरेक्ट पेपरों में आ रहा है। कांसा मिलके बनता है तांबा और टिन से। तांबा और टिन से मिलके बनता है कांसा, याद रखना आप। और सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता मतलब जैसे आज के टाइम पे शहर विकसित है, ऐसे ही ये सभ्यता उस टाइम पे विकसित थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी पूछा गया था। मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। महिलाओं की स्थिति इस सभ्यता में बहुत अच्छी थी। मातृ देवी की यहाँ पूजा की जाती थी। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनटीपीसी का दूसरा पूछा हुआ क्वेश्चन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा थी, मुद्रा वो किसकी बनी होती थी? मुद्रा सैल खड़ी की बनी होती थी। सैल खड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किसकी बनी होती थी? मुद्रा बनी होती थी आपकी सैल खड़ी की। ठीक, अब यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन जो यहाँ के थ्योरी पोर्शन से पूछा गया वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता 2 तरीके से विकसित थी, मतलब जो इसमें घर बने होते थे वो टीलों पे बने होते थे। ये था निचला टीला, निचला टीला, और एक था ऊपरी टीला। ऊपरी टीला, ऊपरी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा, मंत्री, ये सब उच्च वर्ग के लोग ऊपरी टीले में रहते थे, और निचले टीले में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऊपरी टीले में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में निचली टीले में निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला या दूसरा दोनों में से कोई सही नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। टीले जो थे, ये जो सभ्यता थी, टीलों के हिसाब से इसमें घर बने थे, निचला टीला और ऊपरी टीला। ठीक, इस तरीके से घर बने थे। और ये जो टीले पे घर बने थे, इसकी खोज, इन टीलों को किसने खोजा? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता टीलों के हिसाब से बसी हुई थी, उसकी खोज किसने करी है? चार्ल्स मैसन ने। अशोक के शिलालेख किसने खोजे हैं? अशोक के शिलालेख
सभी को पता होगा, या बता दे रहा हूं मैं यही, क्योंकि अब खोज की बात आई है तो यही देख लो। जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने खोजे हैं अशोक के शिलालेख। और अशोक के शिलालेख कौन सी धातु के बने हैं? सैल खड़ी, सॉरी चूना पत्थर, चूना पत्थर के बने हैं अशोक के शिलालेख। और ये एनटीपीसी के मेंस में मेरे ही पेपर में क्वेश्चन था कि अशोक के शिलालेख किस धातु के बने हैं, तो चूना पत्थर के। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब सिंधु घाटी सभ्यता जब हमारे यहां विकसित हुई 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक इसके बारे में पता चलता है। जब हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई तब वर्ल्ड में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहां थी? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी हमारी सिंधु सभ्यता। और यह क्वेश्चन भी यूपीएससी का पूछा हुआ है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता बड़ी थी। स्टेटमेंट में पूछे थे ये क्वेश्चन। तो हाँ, हमारी जो सिंधु सभ्यता है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ी थी। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कोई और स्टेटमेंट होगा जो कि गलत हो जाता या सही हो जाता। तो ऐसे करके दो स्टेटमेंटों के फॉर्म में इस तरीके से यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन बने। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु सभ्यता बड़ी थी, मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड में जो भी सभ्यताएं थी उनसे सिंधु सभ्यता बड़ी ही थी। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा मैप से। भारत का मैप बनाओ, मतलब हम हर सिंधु सभ्यता का जो भी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से बन सकता है वो हम पूरा मैप के थ्रू यहां देखेंगे। ठीक है, ये पाकिस्तान वाला एरिया है। पाकिस्तान वाले एरिया में सिंधु सभ्यता के जो भी फेमस पॉइंट हैं और जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे, मैं चारों यहीं लिख दे रहा हूं। हड़प्पा पाकिस्तान में था, मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में था, चहूदड़ो ये भी पाकिस्तान में था, चहूदड़ो और सुता कैंगडोर ये 4 पॉइंट थे जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान में थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहूदड़ो, सुता कैंगडोर। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का स्थान भारत के बाहर स्थित है? तो इन चारों में से जो भी नाम आपको दिखेगा आप आंसर लगा देना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों मैंने इसलिए यहां लिख दिए हैं, चारों के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हड़प्पा ले लो। हड़प्पा सबसे पहला स्थान जो सिंधु सभ्यता में खोजा गया है वो हड़प्पा ही है। कौन सी नदी के तट पे है हड़प्पा? रावी नदी के तट पे है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। किसने खोज की है हड़प्पा की? दयाराम साहनी इन्होंने खोज की थी हड़प्पा की। 1921 में इसकी खुदाई में पता चला कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहला जो पॉइंट खोजा गया वो हड़प्पा था। ठीक है, 1921 में खुदाई हुई थी। हड़प्पा में क्या क्या मिला है खुदाई में? HR-37 कब्रिस्तान, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला है खुदाई में। और जो आजकल पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, वो ये है हड़प्पा में श्रमिक बस्तियां मिली हैं। श्रमिक बस्तियां मतलब हड़प्पा में श्रमिक लोग रहते थे। श्रमिक बस्तियां कहां मिली हैं? डायरेक्ट पूछा जा रहा है एसएससी में कि श्रमिक बस्तियां कहां मिली हैं सिंधु सभ्यता में? तो वो हड़प्पा में मिली हैं श्रमिक बस्तियां। कौन सी नदी के किनारे पे है? रावी नदी के किनारे पे है, पाकिस्तान में। खोज करिए दयाराम साहनी ने। कब्रिस्तान यहाँ मिला है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी आता नहीं है पेपरों में। ये नया क्वेश्चन है जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि श्रमिक बस्तियां कहाँ मिली हैं? तो श्रमिक बस्तियां हड़प्पा में मिली हैं। हड़प्पा के बाद अब हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो। कौन सी नदी के किनारे पे है? सिंधु नदी। किसने खोज करी?
मोहनजोदाड़ो की खोज करी है राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने। कब? 1922 में खोजा गया मोहनजोदाड़ो। क्या क्या मोहनजोदाड़ो में मिला, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में इसी बार पूछा गया? विशाल अन्नागार यहां मिला, विशाल स्नानागार यहां मिला, मतलब बहुत बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहां मिली। और यहां क्या मिला, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आजकल एग्जामों में डायरेक्ट आ रहा है, मानव कंकाल मिला यहां, मानव कंकाल। मानव का कंकाल कहां मिला? मानव का कंकाल मिला कहां? मोहनजोदाड़ो में मिला मानव कंकाल। मोहनजोदाड़ो में मोहर मिली, मोहर मुद्रा, जो कि सैलखड़ी की बनी है और इस पे पशुपति शिव का अंकन है, पशुपति शिव, पशुपति शिव का चित्र इस पे बना हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें मिली, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि मानव कंकाल कहां मिला, तो ये मोहनजोदाड़ो में मिला। मोहर कहां मिली, जिसपे पशुपति शिव का अंकन है, वो सैलखड़ी की मोहर मोहनजोदाड़ो में ही मिली। अन्नागार और स्नानागार भी मोहनजोदाड़ो में मिले, सिंधु नदी के किनारे पे ये है और राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी। अब जो चहूदड़ो है आपका, मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता में दो टीले थे, निचले वर्ग के लोग निचले टीले में रहते थे और ऊपरी वर्ग के लोग ऊपरी टीले में रहते थे। चहूदड़ो ऐसा शहर था जहां कोई टीला नहीं था, कोई टीला नहीं था, कोई टीला नहीं था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टीला रहित नगर, टीला रहित नगर कौन सा था सिंधु सभ्यता में? वो था चहूदड़ो, और ये डायरेक्ट पेपर में आया है, तभी मैंने आपको वहां टीले समझाए थे। तो टीला रहित नगर है हमारा चहूदड़ो। सुता कैंगडोर, सुता कैंगडोर ये भी पाकिस्तान में है चहूदड़ो, और सुता कैंगडोर भी हमारा कहां है? पाकिस्तान में। सुता कैंगडोर में क्या मिला? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या मिला? मानव के साथ घोड़े के गर्त निवास के साक्ष्य, के साक्ष्य। गर्त निवास मतलब दफनाना। मानव के साथ घोड़े को भी दफनाया गया है, इसके साक्ष्य कहां मिले थे? ये सुता कैंगडोर में मिले हैं, पाकिस्तान में। तो इसीलिए सुता कैंगडोर आपने देखा होगा पेपरों में और पेपर सेटों में बहुत आता है कि मानव के साथ घोड़ा कहां दफनाया गया था, तो वो दफनाया गया था सुता कैंगडोर में। अब पाकिस्तान वाला हमारा एरिया पूरा हो गया, ठीक है, ये एरिया अब हमने पूरा पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता का, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में बनता था। अब हम पूरे अपने भारत वाला एरिया पढ़ेंगे। कौन कौन सी जगह आपको पता ही है, गुजरात में बहुत से स्थान मिले हैं। गुजरात में, भारत में कहां कहां क्या क्या मिला है? गुजरात के बाद राजस्थान में भी कुछ मिला है, मैं बताऊंगा। राजस्थान के बाद पंजाब में भी कुछ मिला है, पंजाब। मैप तो आपको याद ही हो गया होगा बनाना। पंजाब के बाद जम्मू में भी कुछ मिला है, J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद आपका यहाँ यूपी, यूपी में भी कुछ मिला है, यूपी में भी कुछ मिला है यहां से, ठीक है। यूपी के ऊपर यहाँ हरियाणा, हरियाणा में भी कुछ मिला है, HR हरियाणा, हरियाणा में भी कुछ मिला है, लिख लो हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में भी कुछ मिला है। हरियाणा के नीचे यहां, ये सॉरी, गुजरात के जस्ट साइड में नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। इन जगहों पे कुछ ना कुछ मिला है हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो हम डायरेक्ट यहां देखेंगे। यूपी में क्या मिला है? सबसे पूर्वी बस्ती, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी बस्ती मिली है यूपी में। कहां? आलमगीरपुर, मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ में क्या मिला है? सबसे पूर्वी बस्ती मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की यूपी में। जम्मू कश्मीर में क्या मिला है? सबसे उत्तरी बस्ती, उत्तरी बस्ती कहां मिली है? जम्मू कश्मीर में मिली है सबसे उत्तरी बस्ती। कहां? मांडा में, मांडा। जम्मू कश्मीर में सबसे
उत्तरी बस्ती मिली है मांडा में। ठीक, महाराष्ट्र सबसे दक्षिणी बस्ती मिली है, यहाँ सबसे दक्षिणी बस्ती है। डायरेक्ट पेपरों में आते हैं कि सबसे दक्षिणी बस्ती महाराष्ट्र में दैमताबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी बस्ती मिली है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे पश्चिमी बस्ती, पश्चिमी बस्ती ये मिली है कहां? सुता कैंगडोर पाकिस्तान, सुता कैंगडोर पाकिस्तान। और सुता कैंगडोर में मानव के साथ कौन दफनाया गया था? घोड़ा दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये 4 बस्तियां सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी बस्ती थी किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में 3 चीजें मिली। लोथल, 3 जगह गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। एक लोथल, दूसरा धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा, और आपका तीसरा है रोजड़ी। लोथल, धौलावीरा और रोजड़ी, ये तीनों जगह कहां मिली है? डायरेक्ट पूछा गया है। रोजड़ी तो डायरेक्ट पूछा गया है। रोजड़ी कौन से राज्य में मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। तो रोजड़ी कहां मिला है? गुजरात में। लोथल कौन सी नदी के किनारे पे है? भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे पे है आपका लोथल। क्या मिला है लोथल में? गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, या हम कह सकते हैं बंदरगाह, बंदरगाह या गोदीवाड़ा। अगर हड़प्पा के बाद सबसे कोई फेमस था, इसे बोलते हैं लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा। किसे बोला जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा बोला जाता है। लघु हड़प्पा पूछ ले कि लघु हड़प्पा कौन से शहर को बोला जाता था, तो लोथल को बोला जाता है लघु हड़प्पा। भोगवा नदी के किनारे पे है लोथल। यहां मिला क्या? बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में, वो सॉरी लोथल में। और लोथल में क्या मिला है? लोथल में दूसरे मिले हैं युग्म समाधान के साक्ष्य, युग्म समाधान, युग्म समाधान के साक्ष्य। युग्म समाधान का मतलब मनुष्य के साथ साथ स्त्री को भी दफना देना, मतलब सती प्रथा के साक्ष्य। एज ए सती प्रथा हम इसे कह सकते हैं। युग्म समाधान के साक्ष्य मतलब मनुष्य के साथ स्त्री को भी दफना देना। इसके साक्ष्य कहां मिले हैं? लोथल में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कि युग्म समाधान के साक्ष्य कहां मिले हैं? लोथल में। बंदरगाह कहां है? गोदीवाड़ा कहां है? लोथल में। लोथल को क्या कहा जाता था? लघु हड़प्पा। धौलावीरा में क्या मिला है? धौलावीरा में, धौलावीरा में क्या मिला है? धौलावीरा में मिला है आपका बांध। बांध कहां मिला है? धौलावीरा में। और क्या मिला है धौलावीरा में? स्टेडियम। स्टेडियम और बांध, मतलब सिंधु सभ्यता में एक बांध भी बना हुआ था बहुत बड़ा, और वो बांध कहां मिला है? तुम्हारा धौलावीरा में मिला है। और स्टेडियम के साक्ष्य कहां मिले हैं? वो भी आपके धौलावीरा में मिले हैं, बांध और स्टेडियम के साक्ष्य। रोजड़ी में क्या मिला है? हाथी के साक्ष्य, हाथी के साक्ष्य कहां मिले हैं? रोजड़ी, गुजरात में। ठीक है, ठीक। अब महाराष्ट्र में दैमताबाद आपका हो ही गया। पंजाब में क्या मिला है? पंजाब में, पंजाब वाला देखो आप, पंजाब में मिला है रोपड़। पंजाब में एक जगह है रोपड़ जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल, खोजा गया पहला स्थल था, पहला स्थल। पेपर में पूछे कि स्वतंत्रता के बाद कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था जो खोजा गया, तो वो था पंजाब का आपका रोपड़। ठीक। अब राजस्थान में क्या मिला है? राजस्थान में, राजस्थान में मिला है कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। कालीबंगा एक जगह है राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य यहां से मिले हैं, कालीबंगा से। और कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे पे है क्या? कालीबंगा, कालीबंगा कहां मिला है? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा में क्या चीज खोजी गई है? कालीबंगा में खोजी गई है क्या? जुते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा में क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा में।
जुते हुए खेत के साक्ष्य, यहां लिख लो, जुते हुए खेत के साक्ष्य, मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? कालीबंगा में। और डायरेक्ट पेपर में आता है कि कहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा राजस्थान में, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे है। रोपड़ पंजाब में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल था। ठीक। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन से पॉइंट मिले हैं? दो जगह मिली है हरियाणा में, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी और बनावली। और राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यह है राखीगढ़ी। इससे बड़ा कोई शहर अभी तक मिला नहीं है सिंधु सभ्यता में, राखीगढ़ी से बड़ा। और बनावली में क्या मिला है? मिट्टी का हल, मिट्टी का हल। अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी का हल कहां मिला है, तो वो बनावली में मिला है, हरियाणा में, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा में मिला है मिट्टी का बना हुआ हल, बनावली में, बनावली में मिला है, जो कि हिसार हरियाणा में है, मिट्टी का बना हुआ हल। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। अब ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी नॉर्मली पूछे जा सकते थे। मैप के द्वारा मैंने आपको पूरा बता दिया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यूपी में सबसे पूर्वी बस्ती मिली आलमगीरपुर मेरठ में, हरियाणा में राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा स्थल है ये मिला, बनावली मिला जिसमें मिट्टी का हल मिला बनावली में। पंजाब में एक जगह मिली रोपड़, और रोपड़ को स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था। सबसे दक्षिणी बस्ती महाराष्ट्र में दहमताबाद है। गुजरात में 3 स्थल मिले, धौलावीरा, लोथल और रोजड़ी। रोजड़ी में हाथी के साक्ष्य मिले हैं, लोथल में भोगवा नदी के किनारे पे है लोथल, गोदीवाड़ा या बंदरगाह मिला है, और युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। धौलावीरा में क्या मिला है? धौलावीरा में बांध और स्टेडियम मिले हैं, ठीक, जो कि गुजरात में है धौलावीरा। राजस्थान में कालीबंगा एक जगह मिली है, जो घग्गर नदी के किनारे पे है कालीबंगा, और यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी बस्ती थी मांडा, जम्मू कश्मीर की। और पंजाब में रोपड़, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया पहला स्थल है। तो ये क्वेश्चंस थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के आपके कहीं भी पेपर में बन सकते थे। ठीक है। इससे आसान तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता शायद आपने पहले कभी कहीं पढ़ी हो। हर चीज मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी, जो जो स्थल पेपर में कैसे कैसे और क्या क्या आजकल पूछा जा रहा है। ठीक। अब हम एक चीज देखेंगे, छोटी सी है, मतलब कुछ फैक्ट है जो डायरेक्ट हमारे पेपरों में पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट ये है कि मानव कहां खोजा गया? तो अफ्रीका महाद्वीप में मानव के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। अफ्रीका महाद्वीप में साक्ष्य मिले हैं मानव के सबसे पहले। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस वैज्ञानिक का, मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक। अब वो पूछे कि भारत में, ये तो विश्व में मानव के जो सबसे पहले साक्ष्य अगर कहीं मिले हैं तो वो मिले हैं अफ्रीका महाद्वीप में। वो पूछे कि भारत में मानव के साक्ष्य कहां मिले हैं? मानव के जो अवशेष सबसे पुराने मिले हैं वो कहां मिले हैं? वो मिले हैं नर्मदा घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में। भारत में जो मानव के सबसे पहले अवशेष मिले हैं वो नर्मदा नदी घाटी में मिले हैं 1982 में। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक। अब पूछा जाता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी खेती करी थी? तो मानव ने जो खेती करी थी सबसे पहले, वो बोला जाता है कि मानव ने जौ की खेती करी थी। जौ की खेती, जौ को बोला जाता था यव। ठीक है। अब 2 फेमस जगह मिली, पहला लोहरादेव, लोहरादेव, यहां धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती के साक्ष्य। डायरेक्ट आएगा धान या चावल,
चावल की खेती के साक्ष्य अगर कहीं मिले हैं तो लोहरादेव में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसीएस वगैरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। लोहरादेव धान की खेती या चावल की खेती के साक्ष्य। मेहरगढ़, यहां मिले हैं आपके जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य, जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य, खेती के साक्ष्य, जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य कहीं मिले हैं तो वो है मेहरगढ़, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मेहरगढ़ को ही बोला गया था है पुराने टाइम पे गेहूं का कटोरा। आपको पूछा जाए कि प्राचीन काल में जब मानव विकसित हुआ तो प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं गेहूं के कटोरे के, तो वो मेहरगढ़ को बोला गया है और मेहरगढ़ में ही गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब एक है बुर्ज होम कश्मीर में। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, और यहां क्या मिला है? मानव के गर्त निवास के साक्ष्य, गर्त निवास के साक्ष्य। मानव के गर्त निवास के साक्ष्य अगर कहीं मिले हैं तो वो मिले हैं आपके कहां? बुर्ज होम कश्मीर में। गर्त निवास के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं कहां? पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कहां गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मानव को दफनाया गया था, इसके साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके कहां? बुर्ज होम कश्मीर में। ठीक है। जो रोपड़ था, रोपड़, यहां मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था, मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है आपका रोपड़। ठीक है। और सबसे पहले गर्त निवास के साक्ष्य अगर कहीं मिले थे तो वो बुर्ज होम कश्मीर में मिले थे। ठीक। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं पेपर सेटों में लगातार देख रहे होंगे। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन आप पेपरों में देख रहे होंगे पेपर सेटों में, वो ये है, एक गुफा है, गुफा, कौन सी गुफा? भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और अभी ये क्वेश्चन हर जगह बन रहा है, बहुत जगह ये क्वेश्चन बन रहा है, पेपर सेटों में भी डायरेक्ट आप देख रहे होंगे। अभी पेपर क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन ये आया कि जो भीमबेटका की गुफा है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, कौन सी पर्वत श्रृंखला में ये है, मतलब कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो वो है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में है। और ये सीएचएसएल के मेंस में आया था, सीएचएसएल के मेंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से और डायरेक्ट पेपरों में बन भी रहा है। ठीक। अब पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की हर चीज मैंने आपको बता दी। अब आगे देखेंगे हम वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल को दो टाइम पीरियडों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, पूर्व वैदिक काल। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी जब से शुरू हुई है उससे भी पहले की बात हम यहाँ कर रहे हैं। पूर्व वैदिक काल को बोला जाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो पॉइंट इसमें ऊपर में लिखवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पूर्व वैदिक काल जब हमारे यहाँ चला तो एक युद्ध हुआ, कौन सा? दशराज्य युद्ध, दशराज्य युद्ध। कौन सी नदी पे हुआ? पुरुषणी, पुरुषणी, पुरुषणी नदी बोला जाता था रावी नदी को। पुरुषणी नदी पे एक युद्ध हुआ, दशराज्य युद्ध, पुरुषणी नदी पे। और पुरुषणी नदी बोला जाता था वैदिक काल में कौन सी नदी को? रावी नदी को। किस किस के बीच हुआ था? राजा था सुदास और विश्वामित्र, विश्वामित्र और एक भरत कबीला था जिसका राजा था सुदास, इनके बीच में हुआ था, सुदास और विश्वामित्र के बीच में हुआ था दशराज्य युद्ध पुरुषणी नदी के तट पे, जो कि नाम था किसका? रावी नदी का। और बहुत पेपर सेटों में डायरेक्ट आपका
आया भी होगा। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल जो था, बस इसमें आपको इतना याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपरों में ये चीज आ रही है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज, लोहे की खोज हो गई। यहां इसे बोला जाता था कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क, कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा जाता था। लोहे को पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोहे की खोज कब हुई थी, पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ऐसे करके रहते हैं, तभी मैंने ये दोनों आपको अलग अलग बताए हैं। तो लोहे की खोज हो गई उत्तर वैदिक काल में। अब हम देखेंगे चारों अपने वेद। वेद कितने वेद हैं, चार, चार ही इनके उपवेद हैं, चार वेद हैं और उनके चार ही उपवेद हैं। वेदांग हैं कितने, वेदांग, वेदांग हैं हमारे 6। ठीक, अब एक एक करके वेद देख लो। वेद, पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद, और इसका उपवेद है कौन सा, ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। आजकल यही पूछे जा रहे हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो उपवेद है ऋग्वेद का आयुर्वेद। अब ऋग्वेद में हमें क्या क्या देखना है वो देख लो, पूरा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपरों में यहां से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, अगर आपसे पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो वो है आपका ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, मतलब 10 मंडलों में पूरा ऋग्वेद है, जिसमें 2 से लेकर 7 तक मंडल को बोला जाता है परिवार मंडल। परिवार मंडल, मंडल 2 से लेके और मंडल 7 तक को क्या बोला जाता है, परिवार मंडल। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है क्या, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य को पूछा जाता है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। 10वां मंडल जो है, 10वां मंडल, 10वां मंडल इसे बोलते हैं पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त में क्या बात करी गई है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की बात करी गई है, जिसमें समाज को 3-4 उसमें बांटा गया है वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसकी बात कहां करी गई है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और ये डायरेक्ट आपने पेपर सेटों में देखा भी होगा कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या बात करी गई है, वर्ण व्यवस्था की। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। 2 से लेकर 7 तक मंडल को परिवार मंडल कहा गया है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक, अब ऋग्वेद में सरस्वती नदी को, सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, माता कहा गया है, माता। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माता कहा गया है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माता कहा गया है। सबसे ज्यादा वर्णन जिस नदी का है वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है, सबसे ज्यादा वर्णन है किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है, तो वो है हमारी सिंधु नदी। ऋग्वेद के समान एक पुस्तक है, ईरानी पुस्तक है, जिसको क्या बोला गया है, जैन अवेस्ता। जैसा हमारे यहाँ ऋग्वेद है ऐसे ही एक पुस्तक है जैन अवेस्ता, अवेस्ता। ये ईरान की पुस्तक है। इसकी संज्ञा किससे करी गई है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से तुलना करी गई है जैन अवेस्ता की, जो कि ईरान की पुस्तक है, उसकी तुलना ऋग्वेद से की गई है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा श्लोक किस भगवान के लिए हैं, इंद्र भगवान के लिए। इंद्र भगवान के लिए सबसे ज्यादा श्लोक है ऋग्वेद में। ये क्वेश्चन है जो ऋग्वेद में आपका कहीं भी किसी भी पेपर में बन सकता है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद,
सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 10 मंडल हैं इसमें, 2 से 7 तक के मंडल को परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात करी गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे? 4। पूछ लेते हैं। सरस्वती नदी को माता कहा गया है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है और जैन अवेस्ता पुस्तक है ईरान की जिसकी तुलना की गई है ऋग्वेद से। और श्लोक कितने हैं ऋग्वेद में? जो सबसे ज्यादा श्लोक है वो इंद्र भगवान के लिए समर्पित है। ठीक है। अब ऋग्वेद के बाद जो हम दूसरा वेद देखेंगे वो देखेंगे कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। उपवेद इंपॉर्टेंट है, आजकल यही पूछे जा रहे हैं। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद। अब यजुर्वेद ऐसा पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है दोनों में? गद्य और पद्य दोनों में क्या लिखा गया है? यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाकी और तीनों जो वेद हैं वो केवल पद्य में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। कृष्ण और शुक्ल, गद्य और पद्य बोल दे या कृष्ण और शुक्ल बोल दे, दोनों में कौन लिखा गया है? यजुर्वेद। ठीक, दोनों ही थोड़ी आती हैं पेपर में। बोले कि गद्य और पद्य में कौन लिखा गया है? यजुर्वेद। बोले कृष्ण और शुक्ल में कौन लिखा गया है? तो यजुर्वेद। ठीक।